भाग दो। मित्रों, यह स्टोरी रोचक ही नहीं, बहुत ही सुंदर भी है। सुनते रहिएगा और देववाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देर ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आप और कुशल और प्रवीण लोगों को बुलाएं। महाराज, हमारी तो बुद्धि ही चकरा गई है। तभी शास्त्र ज्ञान देने वाले गुरु वहां आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। महाराज, युवराज अजय तो हमारे भी कान काटने लगे हैं। हमारे प्रश्नों के उत्तर तो झटपट दे देते हैं, परंतु हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमसे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया पड़ता। ऐसा कुशाग्र बुद्धि का बालक तो आज तक मैंने नहीं देखा। कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए। महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने स्वयं जाकर परीक्षा ली और इतना मेधावी पुत्र पाकर धन्य हुए। महाराज ने मन ही मन रानी सुप्रिया को याद किया। तुम धन्य हो सुप्रिय, जो तुम्हारी कोख से ऐसा अद्वितीय रत्न पैदा हुआ। चंद्रसेन साधारण बुद्धि का बालक था, सो यह सभी उसे पढ़ाने और सिखाने को रखे गए। युवराज अजय के लिए दूर दूर से गुरुओं की खोज होने लगी। कई लोग आए। महाराज स्वयं उन्हें परखा और कुछ लोगों को छांटकर युवराज अजय को उन्हें सौंप दिया। वे लोग भी इतना मेधावी, सुंदर और सुशील और नम्र शिष्य पाकर प्रसन्न हुए और सच्चे दिल से शिक्षा देने लगे। मित्रों, क्या होगा युवराज का? क्या ये गुरु भी युवराज को सिखा पाएंगे? आगे जानने के लिए कथा के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक भी करें कथा को। इसी बीच महारानी अंजलि के दूर के रिश्तेदार का भाई वहां आया। महलों में उनका स्वागत हुआ। महाराज के कोने में उसे आवास दिया गया। महारानी अंजलि ने शिकायत भरे स्वर में कहा, वाह हरनाम भैया, बड़े दिनों बाद बहन की याद आई। दीदी, दिल से तो कभी का चाहता था कि दर्शन कर आऊं, परंतु राजकाज से अवकाश ही नहीं मिलता था। हाँ हाँ, सो तो ठीक है, पर अब कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दीदी, एक ऐसी मुसीबत मुझ पर पड़ी है कि ना कहते बनता है, ना चुप रहते। भला ऐसे भी क्या विपदा आ पड़ी, तनिक मैं भी तो सुनूं। तभी हरनाम सिंह की आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगा। महारानी थोड़ी विचलित हो गई। ओ भैया, रोने की क्या बात है? मुझे कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। अब तो दीदी तुम्हारा ही आसरा है। पिताजी ने तो मुझे निकम्मा और मूर्ख कहकर निकाल दिया है और छोटे भाई को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया है। यह तो अन्याय है। फिर भी तुम्हें निकम्मा और मूर्ख कहा क्यों? मैं जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, हर प्रकार से उनकी सहायता करता था। बस इसलिए पिताजी ने कहा, यह मूर्ख राज्य का सारा कोष खाली कर देगा। खैर कोई बात नहीं, आप यहां आराम से रहिए। कोई कष्ट हो तो मुझे कहिएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। इस प्रकार हरनाम राजमहल में रहने लगा। ना जाने क्यों महाराज को यह आदमी अच्छा नहीं लगा। महाराज ने तुरंत उसके पीछे एक भेदिया लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद भेदिये ने जो समाचार दिया वो महाराज के विचार से अलग नहीं था। हरनाम एक नंबर का दुराचारी व्यक्ति था और वह किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, परंतु महाराज रानी अंजलि को यह समाचार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि रानी बहुत भोली है। इस समाचार का उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहीं पर महाराज से चूक हो गई। यहां वहां शराब के पात्र फैले पड़े थे। सुंदरियों से घिरा बैठा था हरनाम। तभी एक दासी ने समाचार दिया कि महारानी इधर पधार रही हैं। यह दासी इसी प्रकार की सूचना के लिए नियुक्त थी। एकदम कमरे की स्थिति बदल दी गई। हरनाम उदास सा बैठ गया। महारानी आई और इधर उधर की बातों के पश्चात पूछा, हरनाम भैया, आप कुछ उदास से लगते हैं। लगता है यहां कोई तकलीफ है या फिर घर की याद आ रही है। नहीं दीदी, यहां आकर घर को तो जैसे भूल ही गया हूं।
तुम्हारा सुख वैभव और शांति देखकर प्रसन्न होता हूं, परंतु दूसरे ही क्षण तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। मेरे भविष्य के लिए चिंतित होने की क्या बात है? जैसी आज हूं वैसी कल भी हूं। यही सुख और वैभव कल भी रहेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो दीदी, परंतु समय बदलते कहाँ देर लगती है। मुझे देखो, मेरे अपनों ने मुझे धिक्कार कर निकाल दिया। यह अपने ही कभी कभी आस्तीन का सांप बन जाते हैं। रानी हंस पड़ी। आप भी कैसी बातें करते हैं भैया। मैं ठीक कह रहा हूं दीदी। तुम्हें बताओ, क्या अजय चंद्र की जड़ें नहीं काट रहा है? उसको शिक्षा देने के लिए कहां कहां से शिक्षक बुलाए गए, और बेचारा चंद्र बिल्कुल अपेक्षित। तुम्हारे और मेरे सिवा कौन चाहता है उसे? भैया, रानी चीख कर खड़ी हो गई। खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मत करना। दीदी, आप बेकार ही नाराज हो रही हैं। मैं तो चंद्र का मामा हूं। उसके अधिकार पर आंच आ रही थी, सो दिल नहीं माना, इसलिए कह दिया। अगर आपको बुरा लगा हो, क्षमा कीजिएगा। महारानी वापस लौट रही थी कि मार्ग में ही महाराज अजय का हाथ थामे मिल गए। आप कहाँ थी महारानी? देखा आपने अपने अजय का कमाल? इतने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए हैं, और ज्ञानी ध्यानी तो हाथ जोड़ लेते हैं इसके तर्कों के सामने। लेकिन चंद्र कहाँ है? महारानी ने पूछा। चंद्र? ओह हाँ, यही होगा। अरे कोई है? तुरंत दो दासियां हाजिर हो गईं। देखो चंद्र कहाँ है। दासियां पलट गईं, परंतु यही महारानी के दिल में एक कांटा चुभ गया। इतनी उपेक्षा! एक को तो साथ लिए घूम रहे हैं और दूसरे का यह भी पता नहीं कि कहाँ है। समय व्यतीत होता गया। महारानी जब भी हरनाम से मिलती, एक चिंता उनको घेर लेती, अपने और चंद्र के भविष्य की। हरनाम उनका शुभ चिंतक है, यह बात उनके हृदय में घर कर गई थी। महाराज दोनों युवराजों को लेकर भोजन करते और अजय की प्रशंसा भी करते जाते। चंद्र को भी हीन भावना घेर लेती। महारानी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। महाराज के लिए तो दोनों ही पुत्र उनकी आंखों के समान थे, पर महारानी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। यही अवसर था हरनाम के लिए। लोहा गर्म और नरम था। उसने अंतिम प्रहार किया और रानी पूरी तरह विश्वास कर बैठी कि महाराज को उसकी और चंद्र की कोई चिंता नहीं। महाराज की हर बात को वह उल्टा समझती। महाराज राजकाज में अधिक व्यस्त रहते, अतः उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। हाँ, हरनाम की ओर से अवश्य वे कभी कभी चिंतित हो जाते। हरनाम उनके गृहस्थी की जड़ों में आग लगा चुका है, इसका पता महाराज को बहुत बाद में हुआ। इस बीच हरनाम ने महलों में हर तरफ अपना प्रभुत्व जमा लिया। अंतःपुर में रहने वाली एक दासी को उसने अपने निकट रखना शुरू कर दिया था। अचानक एक दिन महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य आए, परीक्षण किया और घोषणा कर दी कि महाराज को विष दिया गया है। सब और कोहराम मच गया। किस पर शक किया जाए? रानी और युवराज विलाप करने लगे। युवराज अजय अब तक काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। राजनीति की विद्या, शिक्षा और रण कौशल में वह प्रवीण हो चुका था, लेकिन कूटनीति व्यवहारिकता से वह अभी भी वंचित था। महारानी का अपने प्रति परिवर्तन पाकर भी वह कुछ विशेष नहीं समझ सका था। उसे अध्ययन से अवकाश नहीं था। मामा हरनाम का उसके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। रानी का हरनाम के प्रति अविश्वास का प्रश्न ही न था। महाराज को विष किसने दिया, यह प्रश्न अभी सोचने का नहीं था। महाराज की आंखें मुंदी जा रही थी, जेब ऐंठ गई थी, इसलिए बोलना उनके लिए संभव नहीं था। महामंत्री पास ही थे। वह समझ रहे थे कि महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु जीभ साथ नहीं दे रही है। मंत्रीवर ने कुछ देर तक राजवैद्य से मंत्रणा की और तुरंत एक विशेष सेवक को आवश्यक निर्देश देकर कहीं भेज दिया गया। राजवैद्य ने कहा, महारानी जी क्षमा कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता।
फिर भी मैं अंतिम प्रयत्न करके देखना चाहता हूं। कृपया आप सभी बाहर पधारिए। महारानी और कुमार बड़ी कठिनता से कमरे के बाहर गए। उनके पीछे ही हरनाम आंसू पोंछता और यह कहता हुआ निकल गया, जीजाजी, यह किस नीच ने किया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। हाय, हम अनाथ हो गए। आपके स्नेह के कारण ही तो मैं यहां रुका था, वरना अब तक कभी का चला गया होता। मंत्रीवर ने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में भेजा हुआ विशेष सेवक चैन सिंह गुप्त द्वार से विशेष वस्तुएं लेकर लौट आया। काफी समय तक राजवैद्य प्रयत्न करते रहे। मंत्रीवर और चैन सिंह उनकी सहायता करते रहे। कमरे में एक विशेष प्रकार की गंध फैल गई। राजवैद्य ने धीरे से कुछ कहा और मंत्रीवर के अधरों पर एक मुस्कुराहट नाच उठी। परंतु दूसरे ही क्षण राजवैद्य के कुछ कहने पर उन्होंने महाराज की ओर देखकर एक चीख मारी। राजवैद्य ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक है मंत्रीवर, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया। आप शीघ्र ही दाह संस्कार का प्रबंध कीजिए, अन्यथा। मंत्री रुदन करते हुए द्वार की ओर बढ़े। सभी बाहर प्रतीक्षा में खड़े थे। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज कैसे हैं? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए महाराज को कुछ नहीं हुआ। कहिए मंत्रीवर, कुछ तो कहिए। महाराज हमें छोड़ गए। महारानी, हम अनाथ हो गए। महारानी के विलाप से महल की दीवारें कांप गईं। हर व्यक्ति की आंखें जल से भर गईं। महाराज का दाह संस्कार कर दिया गया। राज्य में चारों ओर शोक छा गया। रात्रि को किसी भी नागरिक ने दिया नहीं जलाया। महारानी चुपचाप बैठी थी। तभी एक दासी ने सूचना दी कि हरनाम जी आपसे मिलना चाहते हैं। रानी की आज्ञा पाकर हरनाम अंदर आ गया। उसे देखते ही रानी रोने लगी। भैया, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप चिंता क्यों करती हैं दीदी? मैं किस लिए हूं? समय पर काम ना आया तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। हरनाम ने नम्रता से कहा, तुम्हारा ही सहारा है भैया। बताओ अब क्या किया जाए? चंद्र को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। लेकिन अभी तो वह बहुत छोटा है, और फिर अजय के होते हुए चंद्र को सिंहासन पर कैसे बिठाया जा सकता है? यह आप क्या सोच रही हैं दीदी? अजय और उत्तराधिकारी? आपने यह भी सोचा है कि उसके सिंहासन पर बैठते ही आपकी क्या स्थिति होगी? चंद्र का क्या होगा? वह आप दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। लेकिन चंद्र बहुत छोटा है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं। अभी तो उसने खिलौने भी नहीं छोड़े। इसकी चिंता छोड़ दीजिए। चंद्र का राज तिलक कर दीजिए और उसके योग्य होने तक सारा कार्य मैं संभाल लूंगा। रही अजय की बात, सो उसे भी मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, तुमने मुझे उबार लिया। समय आते ही महारानी ने घोषणा कर दी कि चंद्र का राज तिलक किया जाए और उसके योग्य होने तक सारे अधिकार हरनाम के पास रहेंगे। मंत्रीवर को इसी की आशा थी। उन्होंने प्रतिवाद किया, महारानी जी, अजय के होते हुए चंद्र का राज तिलक कैसे होगा? यह हमारी आज्ञा है और इस आज्ञा का विरोधी हमारी दृष्टि में राजद्रोही होगा। ठीक है महारानी, आपकी आज्ञा से युवराज चंद्र ही सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन उनके योग्य होने तक सारे अधिकार दरबार के कुछ चुने हुए व्यक्तियों और आपके पास ही रहना चाहिए, ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से चल सकें। नहीं, सारे अधिकार हरनाम के पास ही रहेंगे। यही हमारी आज्ञा है। सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया जाए। इधर युवराज अजय को इसकी चिंता नहीं थी कि चंद्र को राज सिंहासन दिया जा रहा है। वह युद्ध कला में प्रवीण अवश्य था, किंतु साथ ही भोला था। उसे बस एक ही चिंता थी कि महाराज को विष किसने दिया, उनकी हत्या क्यों की गई। अब वह किसी प्रकार हत्यारे को पकड़कर उससे बदला ले। अजय ने सोचा, कल वह हरनाम मामा से मिलकर इस संबंध में उचित राय लेगा। वह अवश्य उसकी सहायता करेंगे। रात के 11 बज चुके थे। अभी अभी प्रहरी ने घंटे बजाए थे। तभी युवराज को
कोई गंध सी अनुभव हुई। पता नहीं क्या है। उसने उठना चाहा, परंतु निरर्थक। थोड़ी ही देर में पलक भारी हो गई और कुछ याद नहीं रहा। होश आने पर अंग अंग दुख रहा था। सांस लेना भी कठिन लगा। अजय ने महसूस किया कि मुट्ठी पर पट्टी बंधी है। खोलने के लिए हाथ लाने चाहे तो हाथ पांव वे भी बंधे हुए हैं। धीरे धीरे पूर्ण चेतना आ गई। वह एक बंद रथ में बंधा पड़ा था। धीरे धीरे खिसक कर एक छेद से बाहर देखा। साथ ही 3 सशस्त्र सैनिक चल रहे थे। हो सकता है दूसरी और भी सैनिक हों। राजकुमार समझ नहीं पाया कि आखिर उसे इस प्रकार बांधकर कहां ले जाया जा रहा है। उसने बुद्धि पर जोर दिया। मित्र तो हो नहीं सकते, ये लोग हैं शत्रु ही। परंतु राजमहल के शयन कक्ष से कैसे ले आए? इसका अर्थ है शत्रु महल में ही है। वही होगा जिसने महाराज को विष दिया और अब उसे भी समाप्त कर देना चाहता है। कौन हो सकता है? महारानी? नहीं, वह तो उसे मां की तरह प्यार करती हैं। चंद्र को सिंहासन मिल रहा है, परंतु वह अभी बहुत छोटा है। फिर तो हरनाम मामा, लेकिन वह तो बहुत अच्छे हैं। और उनका क्या स्वार्थ सिद्ध होता है? अजय इस बीच हाथ भी छुड़वाने का प्रयत्न भी कर रहा था। सोचने सोचने में ही उसे सफलता मिल गई। हाथ छूटते ही मुख का कपड़ा हटा दिया। अब अजय ने उस स्थान पर हाथ मारा जहां गुरुजी के आदेश पर वह हर समय एक कटार रखा करता था। कटार अपने स्थान पर थी। अब कोई चिंता नहीं, कितने भी हो देख लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी बाहर से आवाज आई, यही स्थान है। हाँ हाँ, यही है। तो निकालो और इसे फेंक दो। फेंकने के पहले सोच लो, तुम राज्य के उत्तराधिकारी का वध कर रहे हो। एक आवाज। अरे चैन सिंह, अब तो हरनाम राजा है, उसकी ही चलेगी। लेकिन पूनम, यह गद्दारी होगी। चैन सिंह, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। अधिक टपर टपर मत करो। चुपचाप निकाल कर फेंक दो इसे पहाड़ के नीचे, ताकि हड्डियां का भी पता ना चले। और मेरे साथ चलकर अपना इनाम लो। पूनम, यह इतना आसान नहीं। मेरे रहते मैं युवराज अजय पर आंच नहीं आने दूंगा। तभी तलवार खींचने की आवाज आई। देखते क्या हो, इस चैन सिंह के बच्चे को भी ठिकाने लगा दो। मुझे ठिकाने लगाने में तो अभी तुम्हें पसीना आ जाएगा पूनम। तलवार बजने लगी। यही मौका था। युवराज सब कुछ समझ गया। उसने रथ का द्वार तोड़ा और कटार हाथ में लिए कूद पड़ा। अजय ने देखते देखते एक सैनिक की तलवार छीन ली और तूफान बनकर लड़ने लगा। चैन सिंह चिल्लाया, युवराज की जय हो। तभी 4-6 घुड़सवार उधर आते दिखाई दिए। चैन सिंह बोला, अपने मित्र आ गए, अब कोई चिंता नहीं। सैनिकों ने हथियार डाल दिए। घुड़सवार निकट आ गए। इनमें महामंत्री और अन्य विश्वास पात्र सेवक थे। आते ही मंत्री ने युवराज को बाहों में ले लिया और पूछा, तुम ठीक तो हो बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मंत्रीवर, लेकिन आप इधर कैसे आए? युवराज, मेरे आदमी तुम्हारी देखरेख के लिए विशेष रूप से लगे थे, जिनका पता किसी को भी न था। उनमें से चैन सिंह भी एक है। इसने मुझे सूचना दी कि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हें गुप्त रूप से वादी की पहाड़ियों पर ले जाया जाएगा। हम आरंभ से ही तुम्हारे पीछे थे। पूनम सिंह, तुम क्या सेनापति बनने के सपने देख रहे हो? जो युवराज तक का वध करने को तैयार हो गए, तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का मस्तक इसी समय उड़ा दिया जा सकता है। मंत्रीवर ने क्रोध भरे शब्दों में पूनम को कहा। मैं लज्जित हूं मंत्रीवर, मुझे लोभ ने अंधा कर दिया था। वास्तव में मैं भी इसी योग्य हूं। आप मुझे दंड दीजिए। नहीं, अभी हम तुम्हें दंड नहीं दे सकते। प्रायश्चित का अवसर तुम्हें मिलेगा। अभी तुम हरनाम को समाचार दो कि तुमने युवराज का वध कर दिया है और युवराज के प्रति वफादार होने की सौगंध खाओ। यह मत समझना कि यहां से जाने के बाद तुम स्वतंत्र हो। हमारी दृष्टि तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर रहेगी। तनिक से भी भूल इस बार तुम्हें मौत के मुंह में भेज देगी।
अब उठाओ तलवार और अपने अन्य देशद्रोही साथियों का मस्तक उड़ा दो। कथा में बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।